नेताजी अमर रहें, अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें। जय भीम, जय भारत, नेताजी अमर रहें। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य पीढ़ी के सम्मान नेता का तालियां बजाकर स्वागत करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और आपके सबके सबसे पुराने नेता, जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले, पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड बार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बदी साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामा राशि अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एक्शन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचई सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगन पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ जो लोकसभा में आप लोगों ने जिता करके भेजे हैं, बगल की लोकसभा अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा जी, राजीव राय जी, राम बुहान निषाद जी से लेकर के बहुत सारे हमारे बलिया के नेता भी दिखाई दे रहे, अंबिका चौधरी जी और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर के आसपास जिले के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नेता विरोधी दल अपर हाउस विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी और इस लोकसभा से जिनको आपने जिता करके लोकसभा में भेज दिया, धर्मेंद्र यादव जी, एमएलसी हमारे गुड्डू जमाली जी, दूसरे गुड्डू राकेश यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेता बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग
हमारे सभी नौजवान साथी, किसान भाई, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरी पार्टी के नेताओं को कि जब कभी भी सवाल पूछते थे कि आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। और ये इसलिए भी है, उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, इसलिए खाना पूर्ति के लिए कार्यालय बना लिया है। लेकिन हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं, हमें कई बार देखने का मौका मिला है कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है, एक तस्वीर उसके हाथ में है कि मान्यवर काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का विलन, दो विचारधारा एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल लिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों ने अपने आप हथियार डाल लिए। जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में
और आजमगढ़ के लोग किसी दूसरे को नहीं चुन पा रहे हैं। शायद वो जानते नहीं हैं कि आजमगढ़ और समाजवादियों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। न केवल टोपी का, विचारधारा का, बल्कि जो एक्सप्रेसवे बना है, अगर लखनऊ से बाईं तरफ जाओ, जितना समय लगेगा आपको इटावा सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा आपके आजमगढ़ पहुंचने में। अगर आप बाएं जाते हो तो उतनी दूरी पर इटावा मिल जाता है, और दाईं तरफ अगर आप चल देते हो तो आपको आजमगढ़ मिल जाता है। और ये सड़क जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया है। अभी आए थे लखनऊ वाले जो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के सदस्य नहीं थे, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले, एक सड़क का उद्घाटन कर करके गए हैं। जो सड़क का उद्घाटन भी हुआ है वो शायद देश की सबसे कीमती सड़क बनी है। इतनी कीमत वाली सड़क कहीं नहीं बनी। जो सड़क बनी भी है, जैसे पूर्वांचल में अगर रफ्तार से चलो तो कूदते हुए आते हो, उसी तरह उस पर कूदते हुए जाओगे। और उन्हें एक्सप्रेसवे का नहीं पता है, वो 4 लेन की सड़क है, और हमारे आजमगढ़ की सड़क 6 लेन की है। 3 इधर है, 3 उधर है। ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, इसके आसपास का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके किनारे अभी हमारे किसानों के लिए मंडी बननी है, हमारे नौजवानों के लिए कारखाने, उद्योग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, जिससे कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिलना शुरू हो जाए। ये केवल अभी सड़क बनी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं अभी बहुत कुछ बनना है। जैसा उनका दिल है वैसे ही वो चीजें बनाते हैं। अगर सड़क के किनारे जाएं तो शौचालय बताओ कितने बड़े बने हैं। और कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास चले जाएं तो जो किनारे बने हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है कि 2 बस आए, इकट्ठी जाएं, शौचालय होकर के निकल जाएं। लेकिन अगर इनके शौचालय देखें आपने कैसे हैं, अगर एक बस खड़ी हो जाए तो बताओ लंबी लाइन लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबसे प्रिय काम रहा शौचालय बनवाना। और इसके बाद पूरे प्रदेश के गांव खोद दिए इन्होंने। जो टंकियां बनाई हैं वो भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। जैसे ही पानी भरता है उनके अंदर, वैसे ही टंकियां फट जाती हैं। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूं, अप्रैल में फट गई लखीमपुर की, फिर मई में एक फटी, जून में भी फट गई, जुलाई में भी चली गई टंकी, और अभी देखना अगस्त, सितंबर आगे महीने आएंगे, उसमें भी एक एक टंकी अपने आप गिरती चली जाएगी। ये है इनका विकास। और ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, दिल्ली से बहुत घबराते हैं लखनऊ वाले। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, न केवल दिल्ली से घबराते हैं, बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम।
2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं, इसलिए उन्हें डी बहुत याद आती है। इधर हमने आपने देखा और सुना कि जब जब बिहार के चुनाव आते हैं, ये कहीं न कहीं आरक्षण के खिलाफ बोलने लगते हैं, संविधान के खिलाफ बोलने लगते हैं, समाजवाद के खिलाफ बोलने लगते हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। और सच्चाई तो ये है कि ये सीधे सीधे जब आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, इन्हें अपने वोट का डर सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो सीधा सीधा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पीछे से मुड़ करके वो पीछे से कहते हैं कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, सेक्युलरिज्म खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन होने की कार्रवाई हुई थी और उनका जब पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में ये तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस विचारधारा से उनकी पार्टी चलेगी। एक विचारधारा तो वो विचारधारा थी जो वो चाहती थी कि अपनी पुरानी विचारधारा पे उनकी पार्टी चले, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि भारत के लोग कभी भी उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। इसीलिए उस अधिवेशन में इन्होंने जो फैसला लिया था वो लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता होगा वो समाजवादी रास्ता होगा, वो सेकुलर रास्ता होगा। लेकिन आज वो भूल गए, क्योंकि उनके पहले अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव यही था कि वो समाजवादी रास्ता और सेकुलर रास्ता अपनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस विचारधारा से उनकी पार्टी बनी है, उन्हीं के लोग इंजन और डब्बों को डरा रहे हैं, क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये इंजन इस बार नहीं टकरा रहे, डब्बे नहीं टकरा रहे हैं। इस बार पटरी के मालिक लोग पटरी हिलाना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए हैं वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये पीढ़ी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीढ़ी परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीढ़ी वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीढ़ी वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीढ़ी हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो,
बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई, तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंच गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। जो लोकसभा में रिकॉर्ड बनाता है वो विधानसभा में भी रिकॉर्ड बनाता है। अभी तो हम लोग सबसे ज्यादा लोकसभा जीते हैं। ये नौजवान तो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जब से टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आई है, लोग सोशल मीडिया से लेकर के और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो नए लोग हैं वो चला लेते हैं, एआई से भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो लोग एआई के तमाम प्लेटफॉर्मों को समझते हैं, जानते हैं,
अगर वो टाइप करके केवल ये देख लें कि समाजवादी पार्टी पीडीए के आंदोलन में अगर केवल 10-10 हजार वोट बढ़ा लेगी एक विधानसभा में, तो बताओ कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। जो लोग एआई चला लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है, जिसमें बीजेपी के लोग बहुत हावी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हमारे जागरूक लोग भी समझते हैं अगर टाइप कर करके पूछ लें तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा कि कितनी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि इस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी, रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और इसलिए रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इनके सब इंजनों को टकराने की आदत हो गई है। और जो मुख्यमंत्री है वो ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम है। जो मुख्यमंत्री हैं वो ओसीएम हैं और उनके संग 2 डीसीएम भी हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बताओ इनके यहां क्या क्या हो रहा है। विधायक जनता को पीट रहे हैं, और जनता के कुछ लोग मिलकर के उनके एमएलसी को कमरे में बंद करके कूट रहे हैं। विधायक जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, एफआईआर खेल रहे हैं। और यही नहीं है, इनकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ चंडीगढ़ में वोटों की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये हमारे आजमगढ़ के लोग जागरूक लोग हैं, कुछ और समझ गए भाई। बताओ चंडीगढ़ में लूट हो रही थी वोट की, पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? बताओ सीसीटीवी नहीं होता तो नहीं पकड़े जाते। बताओ सीसीटीवी की वजह से बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं? वोटों की वजह से जो वोट पड़ रहे थे, वो गड़बड़ कर रहे थे, पकड़े गए। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, अपनी वोटर लिस्ट ठीक कर लो। ये वोटर लिस्ट ठीक करिए अपनी। अभी हमने सुना है कि बिहार में 1 लाख वॉलंटियर तैयार किए उन्होंने, वोट बढ़वाने के लिए, वोट घटवाने के लिए 1 लाख वॉलंटियर। और जो नियम और कानून बनाए चुनाव आयोग ने, वो नियम ये बनाए कि इनके सभी जन्म पत्र और कागज चेक होंगे। सोचिए आप, चुनाव सामने है, 25 दिन में लगभग 8 करोड़ लोगों का चेक होगा। वोटर लिस्ट एक तरीके से नई बनेगी। ये तैयारी कर रहे हैं बेईमानी की, लेकिन हम जानते हैं बिहार की जनता भी इन भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और इस चुनाव में उनको बाहर करने का काम करेगी। क्योंकि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि और प्रदेशों में भी जो चुनाव हुए हैं, जिनके साथ लड़ी बीजेपी, उनके साथ चुनाव के बाद नहीं खड़ी दिखाई दी बीजेपी। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखा होगा, जिनके नाम पर चुनाव लड़े, जिन्होंने लड़ाया, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने। इसीलिए याद रखें, बीजेपी के लोग इतने होशियार हैं कि बिहार में रखेंगे तो नाम आगे, उन्हें भी आगे रखेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। लेकिन हम लोगों ने भी फैसला लिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में खड़े हैं
तो जितना दूर लखनऊ है उतना ही दूर पटना है। बताओ, दूरी कम कर दी समाजवादियों ने कि नहीं की कम? नहीं, छपरा तो बगल में, लेकिन पटना पास है। इसलिए साथियों, विकास का रास्ता खोला हम लोगों ने। ये सड़कें बना करके, मेडिकल कॉलेज बना करके। मुझे याद है, आप लोग मंत्री थे, सरकार थी, नेताजी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, पीजीआई के बराबर दिया था। और इसलिए दिया था कि आजमगढ़ के लोगों का इलाज यहीं पर हो जाए, फ्री हो, सस्ता हो जाए। आजमगढ़ की जनता को बाहर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े। क्योंकि गरीब परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उसी समय उस पर आर्थिक संकट आ जाता है। इलाज महंगा है, दवाई महंगी है, जिसके कारण हमारे गरीबों के कई बार खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है, उधारी में जीवन कटता है। इसलिए हम आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस काम को नेताजी ने किया, मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर भी बनाया, हम लोगों को कितना भी बजट देना पड़ेगा तो उस मेडिकल कॉलेज को देश के और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। न केवल इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से हमारे आपके आरक्षण को छीन रही है, नौकरी को छीन रही है। एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं, आउटसोर्स वाली व्यवस्था। ये आउटसोर्स में आरक्षण नहीं है। इसलिए तमाम लोग जानते होंगे, हमारे साथी जानते होंगे, जिस समय घोषणा पत्र हम लोगों का बना था, उस घोषणा पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था हमें पक्की नौकरी नहीं देता, हमारे भविष्य को नहीं बनाता है। इसमें कई बार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे काम करने वाले लोगों को। इसलिए आउटसोर्स की व्यवस्था को खत्म करके हम लोग पूरी सरकारी नौकरी का फेज वाइज इंतजाम करेंगे, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को, पीड़ित परिवारों को आरक्षण ही मिले और पक्की नौकरी मिलने का भी काम हो। न केवल आउटसोर्स, बल्कि हमारे साथ बैठे हैं राजीव राय जी, जो सांसद, जो पूरे हमारी पार्टी की तरफ से जो फॉरेन डेलीगेशन गया था, पहलगांव के बाद, जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद जो डेलीगेशन गया था दुनिया में, हमारे राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्य बनकर के गए थे। कई देशों में होकर के आए हैं वो। वहां के जो सबसे मुख्य लीडर्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बराबर के लोग उनसे बातचीत करके आए हैं, भारत का पक्ष रख करके आए हैं। लेकिन एक बात हम लोग महसूस करते हैं कि हमारी सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पक्की नौकरी मिलेगी। क्योंकि सीमा पर सुरक्षा होना, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, लड़ाई करने का तरीका बदल गया। यहां पर जितने बैठे लोग हैं, खड़े लोग हैं, वो जानते होंगे कि लड़ाई जो हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। उसमें बदलाव हो गया है, नई नई चीजें आ गई हैं। हमारे बीजेपी के लोग तो ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बनेंगी। लेकिन दुनिया में जो ताकतवर देश हैं, उन्होंने अपनी फौज को ड्रोन के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। ये हमें आपको ड्रोन दीदी बना रहे हैं, खेतों को नपा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी लोग आएंगे तो अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अग्नि व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी, जिससे हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी मिले। न केवल ये, बल्कि ये जो सड़क बनी है, अभी हमारे किसानों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमारे गाजीपुर के किसान भाई होंगे जो सब्जियां पैदा करते हैं, बड़े पैमाने पर गोभी पैदा होती है,
और बहुत फसलें, सब्जियां पैदा कर लेते हैं। उन्हें बाजार पहुंचने में समय लगता है। आजमगढ़ के भी किसानों को मंडी की सुविधा वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, एक्सप्रेस वे तो बन गया है। इसके अगले चरण का विकास हम लोग आने वाले समय में जब सरकार बनेगी 2027 में, सबसे प्राथमिकता पे हमारा किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की प्राथमिकता से विकास करने का काम करेंगे। ये तो आय दोगुनी कर रहे थे, ये किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्हें नकली बोरी मिल गई, खाद नकली मिल गई। कुछ जिलों में तो नकली खाद में प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। बोरी की चोरी तो पहले ही चल रही थी, लेकिन बताओ, महंगाई बढ़ते बढ़ते हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बर्बाद हो गए। जहां खेत और खेती करने के हमारे लगातार जमीन कम होती चली जा रही है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे गरीब और किसानों के सामने संकट आ रहा है। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, जो आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया है, ये रास्ता वो है जो हमें खुशहाली की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। ये चीन पर निर्भर हो गए हैं। ये जितना सामान है सब चीन से आ रहा है। लोग जो कहते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा विदेशी बना दिया। जो लोग कहते थे स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं ने हमें और आपको विदेशी सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। विदेशी सामान आ रहा है बाजार में, और अब तो ये भी हो रहा है कि गांव-गांव में लोग बैठे हैं, मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं कौन सा सामान चाहिए। कभी कभी 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उन्हें सामान मिल जाता है। बताओ, ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? और उसका परिणाम ये है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो दिख रहे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर, आपके ऊपर कर्ज दोगुना हो गया है देश का। अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर हम देखें तो बताओ, कर्ज दुगना हो गया, आय बढ़ी नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, लेकिन कर्ज बढ़ा दिया इस सरकार ने। और जब कर्ज बढ़ता है तो याद रखना, हमारी आर्थिक नीतियों को भी वही देश अपने हिसाब से बनवाते हैं जो देश हमें कर्ज दिया करते हैं। इसीलिए हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से कमजोर होता जा रहा है। आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जो विकास का रास्ता समाजवादियों ने अपनाया, यही खुशहाली का रास्ता है, यही विकास का रास्ता है, यही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए रास्ता खोलता है, यही पीडीए की एकता को और मजबूत करेगा। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि जो समाजवादी आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, लोहिया जी ने दिया, नेताजी ने दिया, और हम सब लोग उस आंदोलन के साथ चल रहे हैं। मंच वाले तो चल ही रहे हैं, आप सब लोग चल रहे हो। हमें पूरा भरोसा है कि 27 में भी इसी तरह का परिणाम आजमगढ़ से आएगा कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। वोट बढ़ा दोगे कि नहीं? इसलिए जहां जिम्मेदारी हम सबकी है मंच वालों की, वहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि अभी तो विकास थोड़ा बहुत हुआ है, उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इन्होंने केवल 10 साल बर्बाद नहीं किए हैं, इन्होंने हमारे प्रदेश को पीछे कर दिया है, ज्यादा पीछे कर दिया है। आंकड़ों से भी बता रहे हैं, आंकड़े छिपा के बता रहे हैं। कानून व्यवस्था में तो आप सोच लीजिए, महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर मुसलमान भाई, माइनॉरिटी कहीं है, आदिवासी भाई कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में है।
सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के लोग जानते होंगे कि कई साथी मजबूरी में यहां से नौकरी करने भारत छोड़ के दूसरों की फौज में शामिल हो गए थे जाकर के। कई नौजवान वहां पर भर्ती हो गए जाकर के, आजमगढ़ के भी भर्ती हो गए जाके। हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो इस बात को गर्व महसूस कर रही कि हम विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं, विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा और जो इस तरह का इंतजाम करना चाहिए हमारे तमाम नौजवानों का, वो सरकार यहां पर नहीं कर पा रही है। केवल झूठे आंकड़े दिखा करके हमें और आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जातिवादी व्यवस्था है, हम लोगों ने कई बार कहा कि जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, कम से कम वो अपने आंकड़े देख लें, जिलों के आंकड़े देख लें, पूरे प्रदेश के आंकड़े मिला लें। और सच्चाई तो ये है कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में हो रहा है। चाहे वो तहसील हो और चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो डायल 100 था, कई मंचों से हम लोगों ने कहा कि जब से डायल 100 का नंबर बदला है, बढ़ गया है, तब से हमारे इन लोगों का भी हिसाब किताब बढ़ गया है। और सुनने में आ रहा है, हमें देवरिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, गाजीपुर के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ थानों का तो इंतजाम ही ना जाने कैसा है, कुछ थानों का तो इंतजाम ही जाने कैसा है। और जो शराब पीने वाले हैं, दुकानों का जो बनने का सिलसिला है, बताओ बॉर्डर पे दुकानें कितनी बन गई हैं, स्कूल कम हो गए, दुकानें ज्यादा खुल गई हैं। सोचिए, स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल। और ये प्राइमरी स्कूल उनको चिन्हित किए इन्होंने। ये जो प्राइमरी स्कूल 5000 हैं, अभी 5000 फिर 5000 बंद करेंगे। ये धीरे धीरे गरीबों से शिक्षा छीनना चाहते हैं, धीरे धीरे हमारी बेटियों को पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं। बताओ, अगर स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है तो कितने हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेज पाएंगे। और तब जब बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं और बेटियां हैं, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनके सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी के ऊपर हो रही हैं तो हमारी बेटियों के ऊपर हो रही, माता बहनों के ऊपर हो रही हैं। तो सोचिए, स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। और ये 5000 जो चिन्हित किए इन्होंने, ये वो स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर जब चुनाव होता है, इन स्कूलों में जो बूथ बनते हैं, उन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये 5000 वो गांव स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। केवल 5000 स्कूल नहीं हटा रहे हैं, बल्कि बूथ 1500 से 1200 कर रहे हैं। जो 300 वोट हटेंगे तो सोचो, ये अपनी मनमर्जी से लगा देंगे, किसी को इस बूथ पर, किसी को उस बूथ पर। ये सोची समझी रणनीति है और साजिश है। और इसलिए साजिश है क्योंकि अभी अभी पीडीए के वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी अभी हारी है। और जो पीडीए के लोग उधर जुड़े भी हैं, वो पीडीए से घबरा करके रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे बीजेपी को छोड़ के जाएं। कई दल हैं जो चुनाव से पहले तैयारी करेंगे कि ये बीजेपी को छोड़ो, पीडीए के संग लगो। हम उस पे भी सावधान हैं, हम उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी उन्हें हम लोग नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है,
पीडीए की रणनीति हम लोगों की कामयाब दिखाई दे रही है। इसलिए एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं कि जहां पर आजमगढ़ में कई बार लोग कई तरह के सवाल करते थे, अब आजमगढ़ में हम लोगों का पीडीए भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाया था, जल्दी में बनाया था, लेकिन आज 5 ईंटें रख दी हैं और 5 ईंट रखने के बाद हम लोगों का हॉल का भी काम हो जाएगा। हमें लगता है कि हॉल बड़ा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिला बड़ा है, 2 लोकसभा और 10 एमपी हैं। न केवल आपने धर्मेंद्र यादव जी को जिताया था, बल्कि दरोगा सरोज जी को भी आपने जिता दिया, लालजी वर्मा जी को जिता दिया, बगल में राजीव राय जी को जिता दिया। जौनपुर में आपने बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिता दिया। और सोचिए जो राम बुहाल जी बैठे हैं, ये पीडीए की हवा ऐसी चली, देवरिया से सुल्तानपुर लड़ने चले गए। सुल्तानपुर के लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस अपनी पार्टी का नेता देखा, साइकिल चुनाव चिन्ह देखा और पीडीए के आंदोलन में शामिल हो गए। वो ऐतिहासिक चुनाव था 24 का, और जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो घबराहट दिखाई दे रही है मुझे बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी की तरफ घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। इसलिए विकास का रास्ता चुनिए, खुशहाली का रास्ता चुनिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत से काम तो हमने बताए नहीं हैं। ये सरकार तो महंगाई बढ़ाने वाली है, कोई बिजली नहीं बनाई इन्होंने, और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पाते हैं। और जिनको बनाया, ये साजिश कर रहे हैं बिजली को बेचने की, बिजली बेचने जा रहे हैं। अभी बताओ कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है आपको, बहुत महंगी खरीदनी पड़ रही बिजली आपको। और इस महंगी बिजली की वजह से कारखाने, उद्योग भी नहीं चल पा रहे हैं, संस्थाएं नहीं चल पा रही हैं, और घर मकान में कोई बचा नहीं जिसको नोटिस ना आ जाता हो, झूठे मुकदमे न लग गए हों। वहीं याद कीजिए, समाजवादियों ने कहा था कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री का वादा किया था, बल्कि अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए भी हम लोगों ने कहा था कि कभी समाजवादी पेंशन शुरू की थी, इन माताओं बहनों को भी हम लोग 3000 रुपया महीना देकर के इनका सम्मान करने का काम करेंगे। अभी तो लैपटॉप हमारे खराब भी नहीं हुए होंगे, सोचो आप। और जमाना बदल गया है, और इनके दिए हुए जो टेबलेट हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे देने चाहिए थे। टैबलेट अच्छे नहीं दिए इन्होंने। हम अपने पढ़ने वाले बच्चों को कह के जा रहे हैं कि जहां नई तरह की चीजें आ गई हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई भी हो रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाई इतनी शुरू हो जाएगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि YouTube पे ही सब गाने सुन लिए जाएंगे। आजकल तो YouTube चला करके गाना सुन रहे हैं। कुछ लोग रील्स बना के कमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बचा जो चलाना न जानता हो नई पीढ़ी का, और उसको समझता ना हो। इसलिए अगर हम लोगों को उस समय पर जब सरकार बनेगी और घोषणा पत्र बनेगा तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अगर हम लोगों को बहुत अच्छी कोई सोच के साथ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ
अगर दुनिया में जो सबसे अच्छे पैड आते हैं आईपैड, उसके बराबर अगर हमें नौजवानों को देना पड़ा तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया को देखने के लिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए हमें अगर आईपैड के बराबर दुनिया की सबसे अच्छी चीजों के बराबर अगर हमें देना पड़ा तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकार बनने पर हम लोग दे करके उनके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। और जहां तक पढ़ाई है, उस पढ़ाई को भी कम से कम ऐसा बनाया जाए, ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए कि नौजवान अगर अपनी नौकरी और रोजगार की तलाश में कुछ पढ़ करके, डिग्री हासिल कर करके कुछ करना चाहेगा तो वो भी करने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि इधर देखने को मिला है कि डिग्री कॉलेजों में एडमिशन कम हो गए हैं। 12वां पास वाले स्कूलों में भी जो आर्ट साइड की पढ़ाई कम हो गई है। इधर सरकार ने नौकरी नहीं दी शिक्षकों को और पढ़ाई भी छीन ली बच्चों की। ये दो तरफा हमला कर रहे हैं, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम इस आजमगढ़ के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर हमें दिशा देने का काम किया है, चाहे हमारे अल्लामा शिबली नोमानी जी हों, राहुल संक्रांत हों, कैफी आजमी साहब हों, कभी हमारे हरिऔध हों, महर्षि दुर्वासा की, चाहे हमें एक नई व्यवस्था के तहत एक हम लोगों को रास्ता समय समय दिखाने का काम किया हो, ऐसे तमाम महापुरुष यहां से निकले हैं जो पूरे देश और दुनिया में आजमगढ़ का नाम बढ़ाने का काम किया है। और कई बार तो नाम के बाद ही पता लग जाता है कि आजमगढ़ के हैं। अगर कहीं आजमी लिखा हो तो वहीं पता लग जाता है कि ये तो आजमगढ़ के लोग हैं। इसलिए आजमगढ़ का इतिहास और आजमगढ़ की संस्कृति को और आजमगढ़ की राजनीतिक सोच को शायद वो दिल्ली के डर वाले डी कंपनी वाले समझ नहीं पा रहे हैं। जिन्हें दिल्ली से डर लगता हो, जिन्हें अपने 2 डीसीएम से डर लगता हो, वही लोग हैं जो डी कंपनी के साथ मिलकर के अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग वो हैं जो सबको साथ लेकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम बधाई देते हैं अपने समाजवादी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर के सफल बनाने का काम किया। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। मेरी एक ही अपील है आप लोगों से कि जिस तरीके से बिहार में ये बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलकर के एक रणनीति बना रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए, वोटों को कैसे शिफ्ट किया जाए, हमें पूरा भरोसा है अपने आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कि अपनी वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखना। वोटर लिस्ट अगर आपकी ठीक होगी तभी जाकर के आप वोट डाल पाओगे, तभी आप पीडीए सरकार बना पाओगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 2027 में आपके उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बनकर के पीडीए के लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से संविधान ने हमारे पीडीए के लोगों की रक्षा करने का काम किया है, हम पीडीए के लोग आने वाले समय में संविधान की उस जिम्मेदारी के साथ रक्षा करने का काम करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान देने का काम किया। आउटसोर्स खत्म होगी समाजवादी सरकार बनने पर। और अभी हम लोग दोनों सदनों में, खासकर मेडिकल के डिपार्टमेंट में, हम लोग कहेंगे कि आउटसोर्स वाला इंतजाम खत्म हो, क्योंकि आउटसोर्स से वो लगाव और जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं संभव है। इसलिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इनका कागज लेना। कागज कहाँ है? कागज ले लिए?
विधायक जी नमस्कार। आदरणीय माता साहब का गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया, लोकसभा अंबेडकर नगर,